Hello everyone, here is a free subscribe and bell notification animation. नमस्ते। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के 69वें पुष्प में आज जिन महानुभाव का मार्गदर्शन मिलने वाला है, आप हैं श्रीमती डॉक्टर गीता भट्ट जी। वर्तमान में निदेशक हैं नॉन कॉलेजिएट एजुकेशन बोर्ड, दिल्ली विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, महिला संवर्ग की राष्ट्रीय सचिव। आप 2 बार दिल्ली विश्वविद्यालय के अकादमिक परिषद के सदस्य रही हैं। आपने अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं का अध्ययन किया है। आप अल्पसंख्यक महिलाओं पर एक पुस्तक भी मुख्य संपादक थी, जिसे संसद में द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट के कानून के हवाले कर दिया गया था। आपने मुंबई विश्वविद्यालय से पीएचडी और दिल्ली विश्वविद्यालय से एमफिल किया है। आपकी शोध रुचि सेमीकंडक्टर डिवाइस में रही है। आप सेमीकंडक्टर सामग्री, ऑप्टिकल सेंसर, कार्बनिक, फोटोवोल्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे में रही है। आप 2 पुस्तकें लिखी है और 3 पुस्तकों का संपादन भी आपने किया है। आपने कई शोध पत्रों के साथ साथ लोकप्रिय लेख भी लिखे हैं। आप राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली एक टीवी पैनलिस्ट भी है। आपने 2014 में दिल्ली सरकार से मेधावी शिक्षक का पुरस्कार प्राप्त किया है। आप 2018 में श्री नारायण संस्कृत चेतना न्यास दिल्ली से गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार और 2009 में प्रेरणा प्रतिभा सम्मान पुरस्कार आपको मिला है। उत्तर प्रदेश में शक्कर वेलफेयर अवार्ड से भी सम्मानित हुआ है। तो हम सभी का बहुत ही सौभाग्य है कि आज हमें ऐसे महानुभाव को सुनने के लिए मिलेगा। तो हम पूरी टीम की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आज का विषय बड़ा ही सुंदर है, जो रियली में अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, जनसंख्या नियंत्रण और भारत का भविष्य। जी, धन्यवाद मनीष जी। मैं प्रारंभ करूं? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के इस वर्चुअल मंच पर आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और इस कार्यक्रम में जितने भी श्रोतागण जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा अभिनंदन और प्रणाम। आज का जो विषय जनसंख्या नियंत्रण और भारत का भविष्य, हम सभी यह जानते और समझते हैं कि विश्व भर का हर देश यह चाहता है कि उसका जो भविष्य है वह सुनहरा हो और संसाधन पर्याप्त मात्रा में उनकी आने वाली जो भावी पीढ़ी है उन्हें प्राप्त हो। भारतीय समाज का भी कुछ ऐसा ही सोचना है कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से प्रेरणा लेते हुए हम भी अपने आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं, उनकी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, उनकी जो सुविधाएं जो जीवन में चाहिए, उन सभी को पर्याप्त मात्रा में जो यह समाज है उनके लिए, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या अन्य प्रकार के संसाधन हो, उनके लिए हम आगे की अपनी पीढ़ियों के लिए ऐसी व्यवस्था हम कर पाए। यह भी एक तथ्य है कि अगर हम पृथ्वी के पूरे भूभाग को देखें तो उसका 2.4% भारत का हिस्सा है और उसी में 2016 के आंकड़ों के अनुसार विश्व भर का 18% जो जनसंख्या है वह भारत की जो भूमि है 2.4% उस भूमि पर रहती है। वहीं पूरे विश्व भर में जो पानी है, जो फ्रेश वाटर जिसे हम कहते हैं, पीने का जो पानी है, उसका लगभग 4% हमारे पास भारत में है। तो जनसंख्या हमारे पास 18% है, भूमि का भाग हमारे पास 2.4% है। पानी जो एक अत्यंत ही आवश्यक जीवन के लिए जो चाहिए, वह हमारे पास पूरे विश्व भर का 4% है। और अगर आप वैश्विक रूप से देखें तो विश्व में हर जो 6वां व्यक्ति है वह भारतीय है। भारत की जनसंख्या में लगभग 54% जो हमारी जनसंख्या है
उसमें जो उसकी जो आयु है वह 25 वर्ष से लगभग करीब करीब 25 वर्ष की आयु से कम की है। और वहीं 62% जो जनसंख्या है वह 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच की है। तो यानी कि भारत अभी सभी ये कहते हैं कि भारत एक युवा देश है और इसीलिए उससे बहुत अपेक्षाएं भी हैं और यही एक कारण है जिसके कारण हमें ये लगता है कि आने वाले समय में भारत जो है विश्व पटल में अग्रणीय देशों में से होगा। हम यह जानते हैं कि भारतीय रेल जो है वह पूरे विश्व भर की चौथी सबसे जो रेल नेटवर्क्स का जाल बिछा हुआ है उसमें विश्व में चौथी संख्या पर आता है। और अगर आप उसको जितने यात्री भारतीय रेल में जो कि यात्रा करते हैं अगर आप उनकी संख्या देखें तो कोविड के समय में तो अभी जो परिस्थितियां हैं वह अनुकूल नहीं है, लेकिन इससे पूर्व में जब लगभग प्रतिदिन 13,329 ट्रेनें प्रतिदिन चलती थी तो उनमें लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा यात्री प्रतिदिन यात्रा किया करते थे, जो अपने आप में ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है। तो प्रतिदिन ऑस्ट्रेलिया के बराबर की जनसंख्या भारतीय रेल के द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर जाया करती थी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या करीब 22 करोड़ है, बिहार की जनसंख्या 11 करोड़ है, यूनाइटेड स्टेट्स की जनसंख्या 33 करोड़ है। मतलब हमारे जो 2 राज्य हैं उनकी जनसंख्या मिलाकर अमेरिका की जनसंख्या के बराबर है। और वहीं अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स जो पूरा वैश्विक जीडीपी है उसमें उसका कितना योगदान रहता है, करीब 15.2%। भारत का कितना योगदान रहता है, वह रहता है करीब 7.7%। तो अगर आप देखें, और ये तो अभी हमने सिर्फ 2 राज्यों की बात करी है, मतलब जिस देश की हमारी जनसंख्या अमेरिका से लगभग 4 गुना से भी ज्यादा है, वैश्विक पटल पर जो जीडीपी में योगदान है वह उसका आधा है। चाहे संसाधनों में देखें, लेकिन जनसंख्या जितने हमारे यहाँ जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको जिस प्रकार की उनकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों की अगर आप तुलना करें तो कहीं ना कहीं यह प्रश्न चिन्ह उठता है कि जहां एक तरफ हम अपनी जनसंख्या को अपनी शक्ति भी मानते हैं और यही कारण है कि अगर आप देखें विश्व के सभी देश भारत की तरफ उसको एक बाजार के रूप में देखते हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या अपने आप में एक हमारी शक्ति भी है। लेकिन अगर आप जो भारत के नागरिक हैं उनको अगर संसाधन दिलाने के उस मार्ग में अगर आगे सोचे तो यह सोचने को हम विवश हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं जनसंख्या अपने आप में कहीं आगे आने वाले समय में इसके नियंत्रण की क्या हमें आवश्यकता पड़ सकती है। जहां एक तरफ हम यह मानते हैं कि भारत में युवा जो है वो 54% भी 25 वर्ष की आयु से कम है, वहीं यह भी एक तथ्य है कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जैसी जो बीमारी है, इसमें विश्व भर में जो लोग इससे पीड़ित हैं उसके 34% भारत में है। साथ ही ऐसे शिशु जो कुपोषण के कारण जिनकी जल्दी मृत्यु हो जाती है, उसका भी करीब 24% जो है वह भारत में जो है ऐसी मृत्यु होती है। तो यह आंकड़े अपने आप में हम सभी को, पूरे समाज को यह सोचने पर कहीं ना कहीं बाध्य करते हैं कि क्या जनसंख्या के विषय में हम सभी को भारतीय नागरिक होने के नाते क्या इस विषय पर सोचने की आवश्यकता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के अवधि की जो रिपोर्ट दी गई है वह कहती है कि 2024 तक हम चीन के बराबर, चीन आज विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, लेकिन 2024 तक यह अपेक्षा की जा रही है संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है उसमें कि हम चीन के बराबर हो जाएंगे और 2050 तक हम 160 करोड़ को भी पार कर जाएंगे। हालांकि उसमें कई जो विशेषज्ञ हैं उनका यह मानना है कि आज भी हम 140-145 करोड़ हैं, काफी जनसंख्या जो हम मान के चल रहे हैं उससे कहीं अत्यधिक है, क्योंकि उसके कई कारण हो सकते हैं। कारण यह भी हो सकता है कि अगर आप देखें तो क्योंकि हमारी जो सीमाएं हैं उनमें कई ऐसी जगह हैं जहां से
जो पोरस हैं उनमें अपने आप में लोग जो है आसपास के देश हैं हमारे, उनसे आके यहाँ रहने का जो रहने लगते हैं वह भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। तो यह कारण है जिसकी वजह से कई जो विशेषज्ञ हैं वो यह भी कहते हैं कि हम अभी भी अपने आप को कम गिन रहे हैं। वहीं हमारी जो ग्रोथ रेट है, जिसे वृद्धि दर कहते हैं जनसंख्या की, वो हालांकि पहले से काफी कम हो गई है। अगर आप पिछले एक दशक के आंकड़े देखें तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है जनसंख्या की दर कम होती जा रही है। आज हम 2019-20 में लगाएं तो लगभग 1% के करीब हमारी जो है वृद्धि दर है। और इसी को अगर जनसांख्यिकीय तौर पे अगर देखा जाए, डेमोग्राफिकली अगर इस देश को देखा जाए, तो भारत की जो जनसंख्या है वह, जैसे मैंने कहा कि अवसर भी देती है, तो वहीं वो हमें चुनौती भी देती है। चाहे वह जंगल हो, चाहे जमीन हो, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे कुपोषण हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां हो। आप अगर कई पहलुओं में देखें, तुलना करें, तो यह लगता है कि समाज और सरकार दोनों के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने आगे आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए इस विषय पर सोचें कि हम संसाधनों के आधार पर अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए क्या सुरक्षित करके जा रहे हैं। और माननीय मोहन भागवत जी ने भी 2015 में इस विषय को उठाया था और उन्होंने यही बात कही थी कि विषय यह नहीं है, जनसंख्या का जो विषय है आज इसलिए चर्चा करने की आवश्यकता है कि हमारे पास संसाधनों की जो हमारी आवश्यकताएं हैं और जो हमारे पास उपलब्ध हैं, उनके बीच में जो यह अंतर आता जा रहा है, उसके कारण इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है। और इसके लिए समाज को एक इस विषय में मन बनाने की आवश्यकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है, और सरकार को इस पर उसी आधार पर नीति बनाने की आवश्यकता है। आप अगर जनसंख्या के घनत्व को देखें, जिसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, तो जो 1901 में करीब 77 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें 77 लोग जहां रहते थे, वहीं 2018 में 454 लोग जो है पर स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल के अंदर रहते हैं। दिल्ली में अगर आप देखें, क्योंकि जो शहर और राज्य हैं उनमें भी आप देखेंगे तो अंतर है। दिल्ली की अगर आप बात करें तो वहां 11,300 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर के में रहते हैं, और वहीं अगर आप बिहार का उदाहरण ले लें तो वहां करीब करीब 1,100 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। तो जो मेट्रो है उनकी एक अपनी अलग तरह की समस्याएं हैं, एक अपनी अलग तरह की चुनौतियां हैं, क्योंकि वहां स्वास्थ्य सुविधाएं या शिक्षा की सुविधाएं होने के कारण जनसंख्या बाहर से, गांव से, छोटे शहरों से, कस्बों से लोग बड़े शहरों की तरफ इसी कारण आकर्षित होते हैं कि वहां एक तो जीवन अर्जन करने का भी साधन उपलब्ध है, और साथ ही साथ शिक्षा को लेकर और साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी सुविधाएं उपलब्ध है। तो उसके कारण जो शहरों में एक तरह से एक जो वो जनसंख्या के एक तरह से घेटो बनते जा रहे हैं। कुछ कुछ क्षेत्रफल हैं, लेकिन उनकी जो जनसंख्या है उसकी मात्रा बढ़ती ही जा रही है। तो वह भी अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है, जो कि उसका कारण यह भी है कि इसका अर्थ यह है कि पूरे देश भर में एक समान जो संसाधन है, जो कि अलग अलग तरह की जो सुविधाएं हैं या जो नीतियां हैं जो लागू करी जाती है सरकार के द्वारा, वो बनाई तो एक समान जाती है, लेकिन जब उन्हें लागू करने की बारी आती है तो उनमें शायद जो लागू है वो ठीक से नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि इस प्रकार की असमानता दिख रही है, जिसके कारण शहरों में एक तरह से बड़ा जनसंख्या का केंद्रीकरण सा होता जा रहा है, और वह अपने आप में एक अलग तरह की चुनौती है इस समय समाज के सामने। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भी इस विषय में कहती है कि विश्व भर का भी 55% की जो जनसंख्या है वह जनसंख्या शहरों में रह रही है, और जो 2030 तक 60% होने की आशंका है। और भारत में ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक लगभग 50% जनसंख्या शहरों की तरह, अगर यही इसी तरह वृद्धि होती रही, बढ़ती रही, तो लगभग 50% जनसंख्या जो है वह शहरों में ही केंद्रित होकर रह जाएगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती और समस्या, हर प्रकार की, आवास की समस्या, शिक्षा संस्थानों की समस्या,
भोजन की समस्या, खाने पीने की समस्या, उनके पदार्थों की समस्या, इस प्रकार से। परंतु आज की अगर आप परिस्थिति देखें तो आज भी 69% जो जनसंख्या है वह ग्रामीण इलाके में ही है, और यह 2011 का जो सेंसस है उसकी रिपोर्ट यह कहती है। स्वतंत्र भारत में जनसंख्या लगभग 4 गुना जनसंख्या हमारी बढ़ी है। अगर आप सेंसस रिपोर्ट देखें 1951 की और 2011 की सेंसस रिपोर्ट की अगर आप तुलना अगर करें तो लगभग 4 गुना से भी ज्यादा जनसंख्या हमारी बढ़ी है। और उसका कारण यह भी हो सकता है कि हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वह भी काफी हद तक काफी उनमें सुधार आया है, जिसके कारण जो है मृत्यु दर जो है वह काफी घटी है। जो जीवन, एक औसत जीवन होता है जिसे हम एवरेज लाइफ कहते हैं, वह औसत जीवन लगभग 31 वर्ष बढ़ गया है। 1951 में जहां 37 वर्ष था, वहीं 2013 में वह करीब करीब 68 ईयर्स का हो गया था। तो यह भी कारण हो सकता है कि देश की जो जनसंख्या है, क्योंकि मृत्यु दर, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने लगी, उससे मृत्यु दर कम हो गई है, और जो औसत जीवन है, जीवन काल है, वो बढ़ गया है, तो उसकी वजह से भी जो है यह संख्या बढ़ रही है। लेकिन यह भी ध्यान में रखने की बात है कि हमारे देश में, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या, युवा जनसंख्या 54 जो 25 वर्ष आयु से कम के हैं वह लगभग 54% है। तो इसलिए यह जो आंकड़ा है यह अपने आप में, यह जो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो शायद यह इतना महत्वपूर्ण नहीं हो। अब इस विषय पर अगर हम देखें कि क्या ऐसा है कि सरकार ने कभी इस विषय में सोचा ही नहीं, तो हम ये पाते हैं कि जो परिवार नियोजन को लेकर का जो विषय है यह आज से नहीं बल्कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद इसके ऊपर परिवार नियोजन की नीति पर बात और नीति बनाने की बात जो है 1951 में ही कर दी गई थी। मतलब जब पहला लोकसभा चुनाव जो 1952 में हुआ था, उससे भी पूर्व इस विषय के ऊपर बातचीत हुई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतने लंबे समय से जब हमने, मतलब पूरे विश्व भर के शायद सबसे पहले देशों में से हम रहे होंगे जिन्होंने इस विषय पर चिंता की, इसका संज्ञान लिया और इसके ऊपर कोई नीति बनाने के विषय में सोचा। लेकिन जब उसको कार्यान्वित करने का जब विषय आया तो उस समय ऐसी क्यों ढील हुई कि इस विषय पर आगे न कोई चिंतन हुआ और उसे आगे जो एग्जीक्यूट करने का भी जो विषय है वह इतने अच्छे से बहुत लंबे समय तक नहीं हो पाया। हालांकि 2 बच्चों की बात हर बार जो सरकारी नीतियां हैं उनमें की गई, लेकिन शायद इस कार्य को इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। और अगर हम इसको पूर्व में देखें तो एक 1975 में जिस तरह संजय गांधी के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के विषय को जिस प्रकार लिया गया था, वह अपने आप में एक बड़ी भयावह छवि जो है वो छोड़ता है, मन मस्तिष्क में समाज के छोड़ता है, जिसके कारण भी इस विषय को लेकर कई बार बड़े प्रश्न चिन्ह लगते हैं। हालांकि 1980 के दशक से इस विषय पर हम दो और हमारे दो का एक नारा जो है सरकार ने उठाया और इस विषय पर कुछ काम भी होने लगा और बाद में इसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का हिस्सा भी बनाया गया। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात ध्यान में देने वाली है, हालांकि सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से तो हमारा समाज हमेशा जो समाज में जो भारत के नागरिक हैं उनके जो अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनके हमेशा पक्ष में ही रहा है। लेकिन यह भी बात ध्यान में देने वाली है कि 1994 में भारत ने अंतरराष्ट्रीय पटल पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट डिक्लेरेशन, इस पर अपने हस्ताक्षर किए और इस पर हस्ताक्षर करने के पश्चात भारत जो है वह सिग्नेटरी बन गया इस बात का और बाकी अन्य देशों के साथ कि वह भारत में रहने वाले हर दंपति को यह अधिकार देगा कि वह यह निर्णय करे कि वह अपने परिवार में कितने बच्चे चाहेंगे। तो यह जो एक अंतरराष्ट्रीय डिक्लेरेशन है, यह पूरी तरह से हमारी जो सांस्कृतिक और जो हमारे जो समाज की जो हमारा वैचारिक रूप है उससे भी मेल खाता है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का हनन कभी भी ऐसा विचार हमारे समाज में कभी रहा भी नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि
विषय धीरे धीरे यह होने लगा कि हमारे पास जितने संसाधन उपलब्ध हैं उनकी तुलना में अगर हम भारत की जनसंख्या को देखेंगे तो कोई भी ऐसा समाज जो अपने दायित्व को, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति अपने दायित्व को महत्वपूर्ण समझता है, तो वह इसे अपना दायित्व मानकर इस विषय को सोचेगा कि वह अपनी भारत की भूमि पर वह कितना भार देना चाहेगा। और इसी विषय को ध्यान में रखते हुए सन 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई। और उस समय, अटल जी के समय, इस नीति में यह कहा गया कि हम समाज में इस बात के लिए लोगों को संवेदनशील बनाएं, इस बात को लेके लोगों को सेंसिटाइज करें कि वह स्व इच्छा इस विकल्प को धारण करें कि हम अपने परिवार में 2 से अधिक जो बच्चे हैं वह नहीं रखेंगे। और एक तरह से अच्छी बात यह भी है कि कई राज्य सरकारें हैं जिन्होंने इसको अपनाया, इसको लागू किया, और उसे लागू करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए उन्हें कई प्रकार से कई ऐसी नीतियां बनाई जिससे कि लोगों के अंदर इस विषय को लेकर कहीं ना कहीं गंभीरता है। और उसमें अगर आप देखें तो कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने यहाँ जो पंचायती चुनाव हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 73वें जो संसदीय संशोधन के बाद जो पंचायती राज आया और उसके बाद जो पंचायत में चुनाव होने लगे, तो उनमें यह नीति आई कि वहां जो भी व्यक्ति, जो भी महिला या पुरुष जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे तो वह चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं रहेगा। तो उसकी जो एक तरह से एलिजिबिलिटी है वह भी इस प्रकार से निर्धारित होने लगी, क्योंकि इससे समाज में एक संदेश जाने लगा कि ऐसी नीति क्यों राज्य सरकारें क्यों ऐसी नीति को लगा रही है। तो एक संदेश जाने लगा कि इसका क्या कारण है, और लोगों ने इस विषय पर सोचना शुरू किया। तो कई राज्यों ने, उसमें पूर्व में राजस्थान ने भी इसे लागू किया था, महाराष्ट्र ने, मध्य प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश ने, गुजरात ने 2005 में अपनी विधानसभा में एक एक्ट को लाकर इसको अपने पंचायती राज में इसको लागू किया, इसी नीति को। और अभी हाल ही में अगर आप देखें, आपको अगर ध्यान हो तो 2017 में आसाम ने भी इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि जो राज्य सरकार की जो पद नियुक्तियां होंगी उनमें उन्होंने यह घोषणा करी कि 2021 के बाद अगर जो भी व्यक्ति, महिला या पुरुष, अगर उसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो उसे सरकारी पद पर वह कार्य करने के लिए वह अयोग्य साबित होगा। तो एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे इसको जोड़ दिया गया। तो ऐसे कई प्रकार की जो नीतियां हैं, वह कई जो राज्य सरकार हैं उनके स्थलों पर, उनके जो लेवल पर इसको लागू किया गया। और इसका एक तरह से अगर आप देखें तो उसका असर दिखाई भी दिया है, क्योंकि 2020 में जो स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने एक राज्यसभा में प्रश्न का उत्तर देते हुए कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए जो बड़े अच्छे से इस बात को भी दिखाते हैं। जैसे कि हमने वृद्धि दर, ग्रोथ रेट की बात करी, उसी प्रकार से जो पैरामीटर्स जो महत्वपूर्ण है जब भी जनसंख्या की बात करी जाए, तो उसमें एक टोटल फर्टिलिटी रेट भी है, जिसे कि प्रजनन दर भी कहा जाता है कि एक महिला अपने जीवन काल में कितनी बार मां बनती है। तो सन 2000 में जहां यह गिनती 3 थी और उससे पूर्व में 4 भी थी, वह गिनती 2005 में 2.9 हुई और 2017 में वह 2.2 हुई। तो यह अपने आप में एक जरूर शुभ संकेत है। और 37 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में 25 ऐसे हैं जो कि 2.1 को जो प्रजनन दर है उसे माना जा रहा है कि यह प्रजनन दर जो अगर रही तो हमारी जो जनसंख्या है वो जितनी, मतलब उसका जो वृद्धि दर है वह सबसे कम से कम रहेगा, जिसको हम आइडियल कहते हैं। तो 2.1 या उससे कम हो तो करीब करीब 25 राज्य ऐसे हैं जो कि इस मानक में खरे उतरते हैं। उनमें जो प्रजनन दर है वो 2.1 या उससे कम पहुंच चुकी है। तो यह अपने आप में एक अच्छा संकेत है।
लेकिन इसके बावजूद, इतना होने के बाद भी ऐसे कई आंकड़े देखने से जहां एक प्रसन्न चित्त भी होता है, वहीं अगर आप देखें तो ऐसा होने के बावजूद भी जनसंख्या की वृद्धि में अगर आप देखें, जो वृद्धि है वह बढ़ती जा रही है। दर हम देख रहे हैं कम हो रहा है, लेकिन जो जनसंख्या है उसका जो बेस है वो वाइडन होता जा रहा है, वह बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा क्यों, ऐसा ऐसी जो विषय है, इस तरह की जो असमानता है वह क्यों हो रही है? इस विषय में अगर हम ध्यान दें तो हम पाते हैं कि कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो कि इसे बड़ी ही जो इस नीति को जो है बड़े ही अच्छे रूप से इस पे कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं जो देने की, वो भी एक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इससे जुड़ा हुआ है। तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी अच्छी दे रहे हैं। दक्षिण और साथ ही जो पश्चिम के राज्य हैं, उन राज्यों में अगर आप देखें जो वहां प्रजनन दर जो है वह ठीक है। लेकिन जो उत्तर भारत के राज्य हैं और मध्य भारत में और कुछ पूर्व में, इन राज्यों में ऐसे 9 राज्य हैं जिनमें जो यह प्रजनन दर है यह बहुत अधिक है, और जिसके कारण एक, जिसे हम असमानता या एक असंतुलन देख रहे हैं, एक इम्बैलेंस देख रहे हैं जनसंख्या का, वह दिखाई दे रहा है। यह अपने आप में और भी कई बड़ी समस्याओं को जन्म देता है, क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा कि कुछ क्षेत्र तो भारतवर्ष में ऐसा होगा जहां की स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, रोजगार की सुविधाएं वह अच्छी मात्रा में होंगी, सारी इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लेकिन वहीं कुछ ऐसा क्षेत्रफल होगा जहां की ऐसी सुविधाओं की और शिक्षा की या रोजगार की, इनकी समस्या, चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। तो इस असंतुलन के कारण क्या होगा कि एक जगह से फिर जनसंख्या का जो एक माइग्रेशन है वह फिर प्रारंभ होगा, और जो अपने आप में बहुत सारी समस्याओं को चुनौती देगा। 600 जो 21 जिले हैं, उन 621 जिले में से लगभग 174 जिले हैं जिनमें जो यह प्रजनन दर है यह 2.1 या उससे भी नीचे है, जो कि एक शुभ संकेत है। लेकिन वहीं ऐसे 74 जिले हैं जहां की करीब प्रजनन दर 4 के बराबर है, यानी कि जो आप ये लगा लीजिए कि 20वीं शताब्दी में जो भारत में जिस प्रकार की प्रजनन दर थी वह प्रजनन दर आज भी है। तो यह अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है। तो करीब 26% जिले ऐसे हैं जिनमें की जो यह TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट है, यह बहुत ही अधिक है, जो 3 से भी ज्यादा है, और 72 जिले ऐसे हैं कि जिनमें 4 से भी ज्यादा है। और यह जो जिले हैं, यह जो 9 राज्य हैं, उन 9 राज्यों के भीतर ही आते हैं, जिनमें कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आसाम, राजस्थान, यह सब जो राज्य हैं, इन्हीं में यह कुछ जिले आते हैं जिनकी वजह से एक बहुत बड़ी असमानता बढ़ी हुई है। अब भारत में इस तरह की आप कोई भी अगर नीति लाना चाहेंगे तो यह बड़ा आवश्यक है कि हम इसमें एक समानता रखें। यह हर प्रकार से जिसे हम कहते हैं कि न्यूट्रल होनी चाहिए, यह क्लास न्यूट्रल होनी चाहिए, कास्ट न्यूट्रल होनी चाहिए, रिलीजन न्यूट्रल होनी चाहिए। कोई भी ऐसी नीति आती है जो जनसंख्या से लेकर, क्योंकि हर व्यक्ति को, भारत के नागरिक को जो मौलिक अधिकार है वह मौलिक अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता। और उसमें यह मौलिक अधिकार, और जैसा मैंने कहा कि 1994 में जो एक इंटरनेशनल नीति पे जो भारत ने जो हस्ताक्षर किए हैं, उसके अनुसार भी जो किसी भी दंपति के मौलिक अधिकार है कि वह अपने परिवार की कितनी वृद्धि करना चाहता है, उसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की रोक लगाने का विषय ये किसी भी सरकार ने शायद कभी भी नहीं सोचा। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा देखा गया है कि कई राजनीतिक दल और समाज के कई और सिविल सोसाइटी के लोग इस बात को, या कई ऐसे संगठन हैं जो इसको कहीं ना कहीं आस्था से या पूजा पद्धति से भी जोड़ने का इसको प्रयास करते हैं, और खास करके
इसको अल्पसंख्यक जो समाज है, मुस्लिम समुदाय है, उसके खिलाफ इसे दिखाने का, इसका जो एक प्रोजेक्शन किया जाता है जब भी इस विषय पर बात होती है, तो उसका जो प्रोजेक्शन है वह इस प्रकार से होता है कि यह मुस्लिम समाज के खिलाफ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम शिक्षा की बात करते हैं, जब हम गरीबी हटाने की बात करते हैं, जब हम तो इसको जो है बात यह चल रही थी कि इसको कहीं ना कहीं आस्था से जोड़ने का जो एक प्रयास किया जाता है, जबकि विषय ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब हम संसाधनों की बात करते हैं तो जो भारत के नागरिक हैं, सभी नागरिकों का इस पर समान अधिकार है। और अगर आप इसको भारत से बाहर जाकर देखें तो आप पाएंगे कि हर जो देश है वह अपनी जनसंख्या को लेकर चिंतित है, और इसमें कई इस्लामिक देश हैं जो इस विषय को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। हमें बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर बांग्लादेश को ही देख लें, जो हमारा बिल्कुल पड़ोसी देश है और भारत के ही भूभाग का ही हिस्सा रहा हुआ है, वहां अगर आप देखें तो वहां की सरकार ने, हालांकि अपने आप में मतलब एक इस्लामिक देश है जहां उनकी अपनी कई और भी समस्याएं हैं, वहां के समाज में जो है बहुत कई कट्टरपंथी भी कई संगठन हैं जो कि बार बार कई समस्याएं जिनके कारण वहां होती हैं, और समाज में एक रूढ़िवादिता है वहां। लेकिन अगर आप देखें तो वहां जो जनसंख्या है उसको उन्होंने काबू करने के लिए बड़ी पर्याप्त कोशिशें करी, जिनमें कि वो सफल भी हो पाए हैं। जहां 1990 में वहां की जो फर्टिलिटी रेट है, TFR जो है, वह 4.5 थी, वहीं 2017 में वह 2.06 हो गई। मतलब कि भारत से भी कम उनकी जो है फर्टिलिटी रेट हो गई है। तो यह अपने आप में एक बड़ा, जिसे कहते हैं कि स्टडी करने का विषय है, इसको एक प्रोजेक्ट के रूप में इसको, और कई देश हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम भी किया है। और इस बार, और इससे यह देखकर कई बार आश्चर्य भी होता है कि वहां कई इस प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, क्योंकि समाज में रूढ़िवादिता है और महिलाओं को लेकर वहां के उनके जो वैसे अधिकार है, कई धार्मिक कारणों के कारण वह वंचित भी रहती है। लेकिन फिर भी उन्होंने इस विषय पर अपना जो है एक तरह से नियंत्रण बनाए रखा है। और अगर उनकी आप कुछ रिपोर्ट पढ़ें तो वहां जब सरकार ने इस विषय को 1980 के दशक में आगे ले जाने का प्रयास किया तो उन्हें समस्याएं आई। वहां कई धर्मगुरु थे जिन्होंने इस बात का बड़ा विरोध किया। तो वहां सरकार ने पहले जो अलग अलग, क्योंकि मुस्लिम समाज में भी बड़े तरह के सेक्ट होते हैं, उन सब के जो धर्मगुरु हैं उन सबको बुला के पहले उन्हीं की वर्कशॉप्स कराई, उन्हीं को इस विषय में समझाने का प्रयास किया, उन्हें बताने की कोशिश करी कि यह विषय कहीं भी कहीं पूजा पद्धति को लेकर नहीं है, यह कहीं से आपकी आस्था को लेकर नहीं है, लेकिन यह विषय अपने ही देश के नागरिकों को जो जितने हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उन्हें पर्याप्त रूप में, पर्याप्त मात्रा में देने के विषय को लेकर यह बात कही जा रही है। और बाद में उन्हें यह विषय समझ में आया और उन्हें इसमें सफलता भी मिली है। ऐसे ही एक और देश इंडोनेशिया, जो कि जो विश्व में अगर आप देखें तो जहां सबसे अधिक मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, इंडोनेशिया जैसे देश में भी वह अपने संसाधनों के प्रति इतने जागरूक थे कि उन्होंने भी अपनी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो कि एक समय 20वीं शताब्दी में 5.2 थी, बहुत ही ज्यादा थी, वह उन्होंने घटाकर 2.6 तक उसको लाने का उन्होंने प्रयास किया। और एक समय में 2012 और 13 में तो वह 2.1 के करीब भी वह दर आ गई थी। तो अगर आप देखें तो जितने भी देश हैं वह इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन इस इतने महत्वपूर्ण विषय को, इसको कहीं ना कहीं अब राजनीति से परे उठकर और देश और समाज के कल्याण से जोड़कर देखने की आवश्यकता है। और शायद इसका कारण यह भी है कि जो कुछ समाज का हिस्सा है जिसमें कि शिक्षा इतनी अधिक नहीं है, इसके कारण उनमें जागरूकता नहीं है, तो इसलिए इस विषय को बड़ा मोड़ तड़ोड़ के प्रस्तुत किया जाता है। और इसके कारण कई तरह की भ्रांतियां भी इस विषय को लेकर फैलाई जाती हैं। परंतु यह विषय अपने आप में कहीं भी किसी भी आस्था से जुड़ा हुआ नहीं है। उसका एक उदाहरण आप भारत में ही देख लीजिए। मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश में भी जो सरकारी नियुक्तियां हैं और जो जुडिशियल सर्विसेज है, मतलब जो न्यायिक सेवाएं हैं, उनमें भी यह कानून है कि आपको जो परिवार में दो बच्चे होने चाहिए, अथवा आपको यह पद पे आपकी नियुक्ति नहीं हो सकती। तो 2017 में ही बल्कि यह ऐसा ही एक ऐसा विषय आया कि जब जो दो ऐसे लोग जो न्यायाधीश बनने के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ और जो अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, वह एक ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे थे और एक ऐसे ही जो है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग कर रहे थे। लेकिन जब शिकायत हुई कि इनकी यह जो नीति है इसमें यह अयोग्य साबित होते हैं, और उनमें से एक हिंदू थे और एक मुसलमान थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, हालांकि ये कई अखबारों में यह खबर आई थी, आप में से कई लोगों ने पढ़ी भी होगी, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति हिंदू और एक व्यक्ति मुसलमान था, लेकिन दोनों को ही अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि वह जो वहां की जो यह नीति थी उससे उसके रहते वह अयोग्य साबित हुए थे। तो इस विषय को इसीलिए यह बड़ा आवश्यक है कि इसे लेकर कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस विषय पर बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में तो कहीं भी कभी भी किसी भी विषय को लेकर जबरदस्ती किसी भी विषय को लेकर हावी होना जो है कभी भी वह स्वीकार्य नहीं रहा है। हमेशा हर विषय को समाज में ले जाकर उस पर बातचीत कर उस पर मन बनाकर और उसके प्रति जागरूक होकर उस निर्णय को लेने की बात कही गई। हाँ, कई बार कई लोगों ने इस विषय पर भी आपत्ति उठाई है कि भाई इसको जो है आप पॉपुलेशन कंट्रोल का नाम क्यों देते हैं, जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि हम तो लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र में आप नियंत्रण की बात क्यों कर रहे हैं। तो यह तो एक शब्दों का हेरफेर है। आप उसको नियंत्रण शब्द को नहीं रखना चाहते तो नियंत्रण शब्द की जगह कोई और शब्द का भी इसमें उपयोग किया जा सकता है। जैसे इसको जनसंख्या संतुलन की बात कही जा सकती है। कई लोग हैं जो इस विषय पर भी बातचीत अब आजकल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन कहना चाहिए। हमें इसको पॉपुलेशन कंट्रोल या जनसंख्या नियंत्रण ना कहते हुए जनसंख्या संतुलन की बात करनी चाहिए। तो यह हो सकता है समाज में कई लोगों को इस बात को लेकर यह ज्यादा जो है एक्सेप्टेबल होगा, इसको लोग ज्यादा आसानी से इसको ग्रहण कर पाएंगे। तो यह विषय तो खैर शब्दों का हेरफेर है, इस पर आवश्यकता है कि आगे संवाद होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और इसकी महत्वपूर्णता आप देखें कि 2019 में देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भी इस विषय को उठाया और उन्होंने ये कहा कि जो भी दंपति या भारत के नागरिक जो भी 2 बच्चों तक अपने परिवार को सीमित रख रहे हैं, ये अपने आप में एक देशभक्ति है। क्योंकि जब हम देश प्रेम या देशभक्ति की बात करते हैं तो समय काल परिस्थिति के अनुसार वह बदलती रहती है। अगर 1947 से पूर्व में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने को हम देशभक्ति से जोड़ते थे, तो वहीं शायद 1975 में आपातकाल के समय हमें संविधान की रक्षा के लिए खड़ा होने के लिए उस विषय को हम अपनी देशभक्ति देश प्रेम समझते थे। और वही विषय आज, क्योंकि आज की जो इस समय जो समाज में जिस प्रकार की जो चुनौतियां हैं उन्हें देखते हुए जो आवश्यकता है, वह आवश्यकता है कि समाज में जितने भी लोग हैं वह इस बात के लिए जागरूक हों और इस बात को समझें कि आने वाले हम अगर आज यह विषय पर चर्चा कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि इस विषय पर कोई कानून बने, सरकार इसमें आगे कोई कदम बढ़ाए, तो यह हम अपने भावी पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा उनके लिए भी, उनके प्रति भी हमारा एक दायित्व है। आज जो देश में जो सरकार है वो यह कह रही है कि जब हम 2022 में जब हम अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस को पूर्ण करेंगे तो उस समय हम चाहेंगे, क्या कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति को, भारतीय नागरिक को आवास देने का जो है प्रण सरकार करती है। तो आवास देने का प्रण कर रही है, लेकिन अगर जनसंख्या इसी दर से बढ़ती जाएगी तो हर प्रकार के संसाधन की एक सीमा है। उस सीमा से आगे बढ़कर किस प्रकार से हम
संसाधनों को जो है समाज के लिए जुटा पाएंगे। वहीं सरकार यह भी घोषणा कर रही है कि जो डॉक्टरों की और जनसंख्या का जो अनुपात है, क्योंकि स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा विषय है। आज हम कोरोना काल में देख रहे हैं कि बड़े बड़े देश जिनकी की स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं और स्वास्थ्य की जो उनकी व्यवस्थाएं थी वह इतनी अच्छी थी, वह भी इस कोरोना काल में पूर्ण रूप से फेल हुए। अमेरिका जैसे देश की आज किस प्रकार की उनके यहाँ चुनौतियां हैं समाज में कोरोना के कारण, वो हम सब देख ही रहे हैं। तो ऐसे समय में सरकार ने आगे कहा कि हम यह कहते हैं कि उसका जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो जिसे कहा जाता है वह हम 2022 तक 1.14 करेंगे, मतलब 1400 लोगों के ऊपर हम एक डॉक्टर जरूर होना चाहिए। आज की जो संख्या है वह 1613 है, मतलब 1613 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है, जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। तो अभी भारत ये कह रहा है कि हम 2022 तक हम क्या कोशिश करेंगे कि 1400 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध हो। ऐसे ही आज के अगर आप आंकड़े देखें तो आज के आंकड़ों में 558 लोगों पर एक नर्स है, और 2022 तक हम क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि 500 लोगों पर एक नर्स होगी। तो ऐसे हम चाह रहे हैं कि 2022 तक जो जन आरोग्य योजना है वह भारत के हर नागरिक को मिले। अब इतनी जो सेवाएं हैं उनको अगर जनसाधारण तक पहुंचाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अगर जनसंख्या का जो बढ़ने का दर है वह अगर नियंत्रण में नहीं आया, या अगर हम ये कह लें संतुलित नहीं हो पाया, तो इस प्रकार की जो सेवाएं हैं, इस प्रकार के जो संसाधन हैं, उनको हम समाज के क्या हर वर्ग तक पहुंचाने में क्या हम समर्थ हो पाएंगे? यह जो प्रश्न है यह भारत के भविष्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि इस विषय पर आजकल क्योंकि हम ऑनलाइन माध्यम से देश के हर कोने से जुड़ने का हम लाभ उठा पा रहे हैं, और इस कोरोना के समय में भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हम इस विषय को और आगे ले जाएं। तो आप सबसे भी मेरा यह आग्रह है कि इस विषय को आप और भी अपने मंचों पर जो भी लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं इस विषय को आगे जाएं और इस विषय पर बातचीत करें। इसके जो प्लस और माइनस हैं उन विषयों के ऊपर लेकर, और एक आगे समाज में जो इस प्रकार की अगर सरकार के सम्मुख अगर ये विषय आता है कि इस पे एक कानून बनाया जाए, तो उन कानूनों में हम अपने समाज जो है भरपूर उसमें इसका समर्थन करे, जिसमें कि कई प्रकार से प्रोत्साहन करने की नीति हो सकती है। जैसे कई बिल इसमें लाए गए, जो राज्यसभा में भी लाए गए, राकेश सिन्हा जी द्वारा भी एक बिल लाया गया, और भी कई सांसद हैं जो बिल लेकर आए, और उसमें इस बात को रहा कि प्रोत्साहन दिया जा सकता है भारत के नागरिकों को, किसी को टैक्स दर में जो है कमी करी जा सकती है, या आप कोई लोन लेते हैं तो उस लोन में आपको जितना आपके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है वो इंटरेस्ट कम किया जा सकता है। ऐसे कई प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। वहीं ऐसे भी कुछ प्रतिबंध या जो है एलिजिबिलिटी जो है वो इस प्रकार की रखी जा सकती है कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि सामाजिक जीवन में आकर, जो राजनीतिक जीवन में आके चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनके ऊपर भी यह नियम लागू होना चाहिए कि वह जिनके 2 बच्चे हों वही आकर जो है चुनाव लड़ सके या संसद तक पहुंच सके। तो ऐसे मतलब किस प्रकार से हम इसको आगे इसको एक कानून बनने में क्या क्या विषय आगे हम ले सकते हैं, इस पर व्यापक रूप से चर्चा होनी चाहिए। और एक बार फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी मनीष जी आपका कि आपने मुझे अपने इस मंच पर आमंत्रित किया और मुझे बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर व्याख्यान
कृत्रिम तरीकों का उपयोग करके जनसंख्या वृद्धि की दर को बदलने को जनसंख्या नियंत्रण कहते हैं, जैसा कि बहन जी ने कहा है। और पहले जनसंख्या को बढ़ाने के लिए चर्चा होता था, अब जनसंख्या को कम करने के लिए होता है। क्यों किया जाता है, क्यों किया जा रहा है, तो डॉक्टर गीता भट्ट जी के माध्यम से हम सभी को पता चला है। और हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं पहले एक महत्वपूर्ण परिचय करा देता हूँ। डॉक्टर जयप्रकाश दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और दुबे जी आपका आशीर्वाद नमस्कार। बड़ा मिलते रहता है। आपका आभार मैं किन शब्दों में करूं कि एक अनुरोध पे पुनः आप जुड़ गए, ये बहुत बड़ी बात है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, आप पूर्व में एचओडी रहे, डीन रहे हैं, और अभी वर्तमान में दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के डायरेक्टर हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, असम से, गुजरात से। मैं एक एक करके लेके आ रहा हूँ बहुत सारे लोगों का। आज का जो विषय है रियली में अपने आप में एक बहुत अद्भुत विषय है, और बहन जी के द्वारा बहुत ही जोरदार, मतलब बहुत अद्भुत व्याख्यान का सुनने को मिला है। मैं एक एक करके लेके आ रहा हूँ। एक मिनट आप लोग बने रहें। बड़ी सारी समस्याएं हैं। जी, इतने सारे लोग जुड़ गए हैं अपने साथ में कि हैंग कर रहा है मोबाइल में। कोशिश कर रहा हूँ जोड़ने के लिए। जी, अब जुड़ गए अपने साथ में। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं क्षमा चाहता हूँ, अपने साथ नमस्ते में इतने मनीष। सारे लोग जुड़ कि मोबाइल हैंग करने लग गया है आज का आपका बौद्धिक सुन करके। तो संदीप जी, आप आईआईटी दिल्ली में आप कार्यरत हैं, और आपका सादर अभिनंदन है पूरी टीम की ओर से। तो आप डॉक्टर गीता अवस्थी जी जो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जी संदीप जी। जी नमस्ते मनीष जी। मेरी आवाज आ रही होगी? जी जी अ, जी, बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते दुबे सर। मैम, आपने आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे चर्चा करी, पॉपुलेशन कंट्रोल पे। मैम, जैसे आपने एक्सप्लेन किया बहुत ही अच्छे तरीके से कि जैसे रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड हैं और हमारी जनसंख्या बढ़ते जा रही है, तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ी समस्या देश को फेस करना पड़ सकता है। और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताया कि इसको हम धीरे धीरे फेज वाइज कैसे जनसंख्या को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे हम अपने स्तर पे देश की उन्नति में भागीदारी निभा सकते हैं।
तो मैम इससे एक प्रश्न मेरे समझ में है, वो ये है मैम कि जहां तक पहले के पास्ट की बात थी, उस समय ये होता था कि हमारी मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, जिसके चलते लोग बहुत सारे बच्चों को जन्म देते थे। वो इसलिए कि शायद उनमें से कितने बच्चों का डेथ हो जाए, कुछ बच्चे बच जाए, जिससे हमारा जो भी जनरेशन है वो आगे बढ़ता चला जाए। लेकिन अभी वो परिस्थिति सुधरी है, लेकिन अभी भी इतनी अच्छी नहीं सुधरी है कि जिसके चलते हम इसको पूरी तरह से 2 बच्चों पे कैप कर सकते हैं। तो मैम इस पे आपके विचार मैं सुनना चाहूंगा। जी संदीप जी, आप ठीक कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं हालांकि पहले से उनमें बहुत सुधार आया है, लेकिन आज भी उतना सुधार नहीं है जितना कि हम अपेक्षा करते हैं, जितना हम चाहते हैं। लेकिन अगर आप आंकड़े देखें तो आंकड़े तो यह बताते हैं कि जो लाइफ स्पैन है, जो जीवन काल है, वह काफी ज्यादा जो है बढ़ा है। जो अगर आप 1951 और 2011 के सेंसस के बीच में अगर देखें तो काफी करीब करीब 37 वर्ष ज्यादा हो गया है। तो लेकिन जहां तक स्वास्थ्य सुविधाएं ना पहुंचने का कारण है, वो तो आप जो अगर आपने सुना हो तो कुछ ऐसे जैसे कि हम कह रहे हैं कि हम प्रजनन दर तो कम हो रही है, और अगर आप वृद्धि दर देखें तो वो भी पहले के मुकाबले कम है, लेकिन उतनी कम नहीं है जितनी आवश्यकता है। समस्या यहाँ ये है, ये तो हम मान ही रहे हैं कि कम है, अभी 1% के करीब है, लगभग 1% है अभी। जो वैसे तो अब जब सेंसस होगा तो जो बिल्कुल जो सही आंकड़े हैं वो तब आएंगे, लेकिन अभी ये माना जा रहा है, जो अलग अलग सैंपल सर्वेज वगैरह होते रहते हैं उनसे यह बात निकल कर आई है। तो उसके कारण अगर आप देखें तो आज भी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं ऐसे जो कि 9 राज्य हैं मध्य भारत में, और जो आप ये लगाइए कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आसाम, ये ऐसे 9 राज्य जो हैं, इनमें करीब जो कुछ ऐसे जिले हैं जिनमें कि आज भी, क्योंकि वहां के जो, और ये जो 9 राज्य हैं, इन 9 राज्यों में ही करीब करीब जो आप ये लगा लीजिए कि 69% जो वो है शिशु मृत्यु दर है, जो बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, वो है इन्हीं 9 राज्यों में उनका नंबर आता है, इतना बड़ा नंबर है। तो यहाँ अब चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाई, यह कारण विषय है या शिक्षा का विषय है, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो आगे इनके ऊपर साथ में अगर हम सिर्फ यह कहें कि जनसंख्या संतुलन या नियंत्रण के माध्यम से ही हम इसे जो है सार्थक हो पाएंगे इसे कम करने में, तो उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें करने की आवश्यकता है। एक शिक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि कई जो समुदाय हैं वो अशिक्षित होने के कारण उनके मतलब इस विषय की गंभीरता को ही नहीं जो समझ पा रहे हैं, और साथ में कई जगह जो है वह जो मौलिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वह नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, ये कारण हो सकता है। तो इन्हें आगे यही कारण है कि इसमें राज्य सरकारों को एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। राज्य सरकार जो एग्जीक्यूशन है, जो उसको कार्यान्वित करने का जो विषय है, वह राज्य सरकारों के पास आता है, तो वहां वो एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इस विषय में साथ ही साथ जहां जनसंख्या संतुलन का भी जब विषय साथ में आएगा, तो दोनों मिलकर आपस में इसको हम आशा करेंगे कि आने वाले समय में यह विषय जो है इस विषय पर कुछ हमें और आगे सफलता हासिल हो। और दुबे जी भी साथ हैं, तो दुबे जी ने तो बहुत, उनका भी बड़ा इसमें गहन अध्ययन है, तो वो भी इस विषय पे कुछ हमें जानकारी दे सकते हैं। मुझे मालूम है उनका बहुत काम है इस विषय पर। जी डॉक्टर जयप्रकाश दुबे जी, आप पहले एडल्ट साइंस में डीन और एचओडी रहे हैं, तो आपने भी बहुत विशाल काम किया है, तो आप भी अगर कुछ बोलना चाहे तो आपको आमंत्रण, अब स्वागत है भाई साहब।
मुझे कुछ ज्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि मैं बगैर स्क्रीन पर आए थोड़ी देर से प्रोग्राम को ट्रैक कर रहा था। गीता जी बड़े अपने यूजुअल स्टाइल में जिस तरीके से सारी चीजें लेके आई हैं, शायद उतनी सारी चीजों को मैं एक साथ नहीं रख पाता। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि उन्होंने जनरल परसेप्शन से लेकर के बड़े एक दूरगामी सोच विचार तक की चीजों को जोड़ा है और बड़ा बेहतरीन तरीके से रखा है। अभी तो एक जो सबसे स्पष्ट बात कही है कि जिम्मेदारियां किसकी हैं। जिम्मेदारियां राज्यों की हैं, व्यक्तिगत हैं, केंद्र सरकार की है, और गंभीरता किसमें है। गंभीरता का प्रश्न बहुत बड़ा है। अगर आप गीता जी, तो पता है, आप सभी को पता है कि दुनिया ने हमारी जनसंख्या के बारे में आज के तकरीबन 50 साल पहले ये चिंता जाहिर की थी कि 55 करोड़ लोग हैं यहाँ पर। 55 करोड़ लोग 1960-65 में जब हुआ करते थे तो दुनिया चिंता करती थी। आज हम 130 करोड़ पर भी चिंतित नहीं होंगे, यानी कि हम तकरीबन 60-70 साल उनसे पीछे हैं अपनी चिंता करने में। तो यह चिंता बहुत आवश्यक है। सरकार को तो करना ही पड़ेगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप का निर्णय, व्यक्तिगत निर्णय बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ की सुविधाएं, रोज रोज जनसंख्या में परिवर्तन आएगा, समस्याएं बढ़ेंगी, तो जितनी सुविधाएं आप जनरेट करेंगे उनको आउटपेस कर देगा पॉपुलेशन का ग्रोथ। और यही हो रहा है कि जो भी प्रयास हो रहे हैं, अभी तो एक अच्छी बात हुई है कि वर्तमान सरकार ने सुविधाओं को वर्टिकली नहीं दिया है। वर्तमान सरकार ने जो भी सुविधाएं दी हैं हॉरिजॉन्टली दी हैं। तो इसलिए हमें ये पता चला है कि कितने लोग हैं। जैसे आपने चूल्हा दिया, बल्ब दिया, जो भी स्कीम की हॉरिजॉन्टली किया, तो बेनिफिशियरीज की लिस्ट आपके सामने आई। पहले क्या होता था कि हम वर्टिकली देते थे कि एक सेक्शन को दे रहे हैं, पूरे जिले के 5 गांव को दे रहे हैं, तो हमें एग्जैक्ट फिगर पता भी नहीं चलती थी। ये चिंता का कारण ये और भी बड़ा है कि अब हमें सरकारी तौर पर भी जो छिपाया जाता था, अब वो छिपने की भी चीज नहीं रह गई है। तो इसलिए ये गंभीरता भी आनी है और इस गंभीरता को हम सबको निभाना है। ये मनीष जी को मैं जरूर कहूंगा कि गीता जी को आपने बुला करके इस चीज को जो रखवाया है, वो एक तरह से एक बाउंड्री वाल से बाहर इन चीजों को लेके आने वाली बात है। खाली पार्लियामेंट का मसला नहीं है। पार्लियामेंट ने तो 1951 में भी डिस्कस किया था, 1951 में भी पॉलिसी बनाने की कोशिश की थी, कुछ बीच में भी थोड़े मोड़े प्रयास हुए थे, लेकिन वो प्रयास जब तक जन जागरण के बीच में नहीं होंगे तब तक उनका कोई फायदा हमें स्पष्ट दिखेगा नहीं। मैं उनकी इस बात से बहुत सहमत हूं कि इसकी गंभीरता एक समाज की नहीं है, एक स्पेक्ट्रम की नहीं है। स्पेक्ट्रम पर जितने लोग हैं, व्यक्तिगत लोगों की भी बड़ी, संदीप ने सवाल उठाया ना कि लोगों की मजबूरी थी, लेकिन वो मजबूरी तो बहुत पीछे छूट गई। वो मजबूरी तो पीछे छूट गई जब हम 40-45 साल की लॉन्गिविटी से अब हम 64-65 साल 70 साल पर आ गए हैं। तो आज की डेट में वो समस्या तो नहीं है। अब तो लोगों को ये बताना है कि हम आने वाली जनरेशन को दे के क्या जाएंगे। समस्याएं अब इस पर हैं कि डेवलपमेंट की कौन सी बिसात हम उनके लिए बिछा के जाएंगे जिस पर वो ठीक से चल सकें। हमारे ही बच्चे होंगे, हमारा ही परिवार होगा, तो उनको लिए हम दे क्या पाएंगे। तो सरकार के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी अब बढ़ती जा रही है और इस पर एक बहुत कंसर्टेड एफर्ट की जरूरत है। और मुझे लगता है कि मेरा ऐड करना बहुत जरूरी नहीं था। मैं एक तरह से रीइटरेट किया हूं जो गीता जी के बड़े फोर्सफुल प्रेजेंटेशन में मुझे दिखा है। जी हेलो जी बहुत बहुत मनीष जी। धन्यवाद। संदीप जी को मिल गया होगा सवालों का जवाब और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हमारे साथ में मुकेश हमारे साथ मुकेश श्रीमाली जी जुड़े हुए हैं गुजरात से। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मुकेश श्रीमाली जी गुजरात सदस्य सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग अमलीकरण कमेटी अहमदाबाद गुजरात में है। राष्ट्रीय सचिव सैल्यूट तिरंगा प्रभारी महाराष्ट्र प्रदेश, सह प्रभारी गुजरात प्रदेश। तो बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मुकेश श्रीमाली जी। तो आपका भी कोई सवाल हो तो डॉक्टर गीता भट्ट जी से पूछ सकते हैं। नमस्ते गीता मैम, नमस्ते दुबे जी, मनीष जी नमस्ते। गुजरात से मुकेश श्रीमाली का प्रणाम। हेलो हेलो जी बोले आप अपना प्रश्न। जी अपना मेरी आवाज आ रही है? प्रश्न बोलिए मुकेश। आ रही है जी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? मेरा सवाल ये है, आप जी आ रहा है। अब बोले, पहले प्रश्न बोले अपना। बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण और संसाधन के लिए भी हानिकारक है। उसकी स्पष्टता होनी चाहिए और समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूँ।
जी मुकेश जी, आपका जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समाज में पर्यावरण सबसे जो आज के समय में और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जो बहुत बड़ी चुनौती, जो हमारे लिए आज हमने देख लिया कोरोना के समय में ही किस प्रकार से जब प्रकृति ने एक तरह से अपने आप को जिसे कहते हैं ना, जितना वो भीतर से जो एक तरह से इतनी आहत थी, इतनी क्षीण हो रखी थी, अपनी हीलिंग एक तरह से जिसे कह रहे हैं, इस समय में हीलिंग हुई। तो हर जो कुछ भी होता है उसका जो एक तरह से कुछ भी जो सकारात्मक पहलू है उस पे भी देखने की आवश्यकता है। तो हम ये देखा हमने कि इस समय किस प्रकार से जो एक ये चुनौती पर्यावरण की, प्रदूषण की बनी हुई है और संसाधनों की बनी हुई है, इसके लिए हम जो भी समाज में जो अपना दायित्व अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति जो महसूस करते हैं, वो लोग इस बात के लिए चिंतित होंगे कि हम कितना भार इस पृथ्वी पर डाल रहे हैं, अपनी जो भारत माँ है उसके ऊपर हम कितना भार अपना डाल रहे हैं। तो उस भार को संतुलित रखने के लिए, उस संतुलन के लिए कहीं ना कहीं इस विषय पर सोचना आवश्यक है कि देश की जो जनसंख्या है वह किस तरफ जा रही है। तो यह जो पूरा विषय है जनसंख्या का, यह इसी कारण से महत्वपूर्ण है। इसका जो मूल आधार है, इस पर जो चर्चा का मूल आधार है, वह यही है कि हमारे सामने यह बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। हमारे पास संसाधन कम है और हमारे पास जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत अधिक है। तो संसाधनों और आवश्यकताओं के बीच में हमें मेल लाना है, और उस मेल लाने के लिए हमें हमें प्रावधान करने की आवश्यकता है, जिनमें से जनसंख्या संतुलन एक है, और भी बहुत सारे प्रावधान करने की आवश्यकता है, लेकिन ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान। तो इसलिए यह आवश्यक है कि इस विषय पर विचार हो और इसे ज्यादा से ज्यादा प्रभावी तरीके से इसे बात को पहुंचाने के लिए और इसे समाज में स्वीकारता देने के लिए क्या करना चाहिए, इस विषय पर आप सभी से आग्रह है कि आप अपने यहाँ गुटों में या जहां भी आप लोग अपने समाज में इस विषय पर बातचीत करें, और वहीं से कोई ना कोई और भी अच्छे तरह के विचार आएंगे जिसमें कि सबकी सहमति होगी, सभी समाज के सभी लोगों की सहमति होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका। और हमारे साथ में विशाल जी जुड़े हुए हैं बिहार से। विशाल जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत में आप बिहार प्रदेश का काम देख रहे हैं, और मुकेश जी आप गुजरात प्रांत का काम देखते हैं। तो विशाल जी आपका स्वागत, अभिनंदन है। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं डॉक्टर गीता भट्ट जी से। जी धन्यवाद मनीष जी। नमस्ते, आज के अतिथि गीता जी को नमस्ते, और प्रोफेसर दुबे जी को भी नमस्ते। मेरा गीता जी से प्रश्न है कि कई बार आपके डिबेट सुनने का मौका मिला। हम सब मुझे ये सौभाग्यशाली हूँ कि आज आपसे इंटरेक्ट होने का मौका मिला पहली बार। तो मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं जनसंख्या को लेकर, तो अभी क्या ये इससे हम पूर्ण सहमत हो सकते हैं कि वर्तमान में इसकी उपयोगिता है क्या? कि मुझे लगता है कि अब इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम सकारात्मक नहीं कह सकते, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या हमारी तेजी से बढ़ रही है, ये भारत के लिए एक तरीके से अभिशाप बनता जा रहा है। तो इस पे दूसरा एक और प्रश्न थोड़ा सा इस विषय के साथ जुड़ा हुआ ही है कि जनसंख्या नियंत्रण की बात है, लेकिन साथ ही पूर्वोत्तर भारत में जो घुसपैठ जिस प्रकार से है, तो उससे भी कहीं ना कहीं हम जनसंख्या नियंत्रण को रोकने में पूर्ण तरीके से सफल नहीं हो पाएंगे, अगर उसमें सफलता हमें नहीं मिलती है तो। जी धन्यवाद जी। जी विशाल जी, आपने जो प्रश्न साथ जोड़ा है वो बिल्कुल आपने ठीक उसे पकड़ा भी ठीक है। जहाँ की ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, और हमें पूरा विश्व एक बाजार के रूप में इसीलिए ही देखता है कि उन्हें लगता है कि यहाँ इतना बड़ा मार्केट है, और वो हमारी जनसंख्या के कारण है। लेकिन
एक आगे अपने समाज की समृद्धि के लिए, उनकी सुख सुविधाओं की चिंता के लिए यह आवश्यक है कि हम जनसंख्या के विषय पर बात करें। और साथ ही जो विषय आपने रखा वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, खास करके जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो पूर्वांचल के हैं और बाकी चाहे पश्चिम बंगाल की तरफ को भी आप देख लें, तो यह विषय तो महत्वपूर्ण है कि इसके लिए क्या किया जाए। तो यही कारण है कि जब एनआरसी की बात हुई, जब सीएए की बात हुई, तो ये विषय इसीलिए महत्वपूर्ण है कि जो भारत के नागरिक हैं, चाहे वह किसी भी समाज के हों, किसी भी आस्था के हों, लेकिन उनका जो प्रोटेक्शन है वह सबसे महत्वपूर्ण है। और जो हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों में मतलब अतिथि देवो भव, अतिथि तो देव है, लेकिन वो अतिथि तक ही रहे ना, अतिथि रहना है उसको। अब वह जब अतिथि का रूप छोड़ देगा तो समस्या वहां से शुरू हो गई। तो इसीलिए यह सब विषय आपस में, जैसे मैंने यही कहा कि बहुत सारे बहुत ही, ये सिर्फ एक जनसंख्या उनमें से एक विषय, एक कारण है, बाकी भी और बहुत सारे विषय हैं जिनको कि ध्यान में रखना पड़ेगा आगे अपनी भावी पीढ़ियों को, क्या जो एक तरह से इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ में सुनील जी जुड़े हुए हैं असम से। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत में असम प्रदेश के काम कार्य देखते हैं, तो आप डॉक्टर गीता बस जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी सुनील जी, अपना माइक अनम्यूट करें। सुनील जी, आलोक जी। जी हाँ आलोक जी, आपका मुझे स्वागत है, पूछना है अभिनंदन क्या है आलोक प्रश्न? जी। जी जी जी, सुनील जी लगता है जिसके अभी शायद नेटवर्क में कुछ समस्या है, तो आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन है जी। आलोक जी बताएं। जी मनीष जी, धन्यवाद आपका और गीता मैम का और जेपी दुबे सर का धन्यवाद जो मुझे अवसर मिला। मेरा ये आवाज प्रश्न है नेटवर्क की कि समस्या जी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू मेरा प्रश्न ये है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना तो बहुत जल्दी चाहिए, लेकिन इसे लागू कैसे करवाएंगे? और लागू करवाएंगे और एक तबका इसको अपने ऊपर लागू होने देगा या नहीं होने देगा, ये इससे संबंधित मेरा एक प्रश्न है। क्योंकि हमने सीएए देखा, इससे पहले जितने के कानून देखा वो तो मानते नहीं है, और घूम फिर के ये कानून इस देश के बहुसंख्यक समाज पे ही लदेगा। तो मेरा प्रश्न देखिए हो ऐसा गया है। है। जी जी आलोक जी, आपका जो है प्रश्न जो है वो काफी, जिसे कहते हैं कि चिंता में, मुझे भी चिंता में डाल दिया इस प्रश्न से। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं इसको, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है हम जरूरत से ज्यादा इसमें परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अभी इस पे एक तरह से समाज में बातचीत करने की आवश्यकता है। और जो आवश्यकता है वो यह है कि समाज में जितने लोग हैं उनको सबको इसके बारे में, इस विषय के बारे में जागरूक किया जाए। क्योंकि जब तक उनमें जागरूकता नहीं आएगी, जब तक उन्हें समझ नहीं आएगा, जब आप किसी भी विषय को किस प्रकार से सामने रखते हैं, अगर आप उसको बार बार, यही विषय मैंने जब बात रखी उसमें भी कहा था कि इसे आप आस्था से अगर जोड़ने का प्रयास होगा तो यह अपने आप में मूलतः गलत है, क्योंकि विषय कहीं भी आस्था से जुड़ा हुआ नहीं है। यह विषय देश में जो संसाधन उपलब्ध है उनसे जुड़ा हुआ विषय है। यह हमारे संसाधनों की और उनके जो हमारी आवश्यकताएं और जो हमारी उपलब्धता है अभी, उनके बीच में जो एक तरह से संतुलन बनाने की आवश्यकता है उससे जुड़ा हुआ है। तो अगर ये लगता है कि समाज का कोई एक तबका है जो इसे स्वीकार करेगा, तो ऐसा देखिए, ये विषय मैंने कहा आपको कि यह कोई नहीं कह रहा है कि
किसी भी दंपति को या नागरिक का अधिकार कि उसका जो परिवार है वो कितना बड़ा होना चाहिए इस पर लगाएंगे। नहीं, यह तो उसका अपना मौलिक अधिकार है, वो अधिकार हम कोई नहीं छीन सकता उससे, वह उसके पास ही है वो अधिकार। वो अब कितना अपना परिवार रखना चाहता है, वो चाहता है उसके परिवार में 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, हाँ, लेकिन उसको कम बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन देने का काम वह सरकार कर सकती है, और साथ ही साथ कुछ ऐसी नीतियां बना सकती है जिससे कि आगे आने वाले समय में हर व्यक्ति को यह बात समझ में आए। अब आप देखिए ना, कोई भी विषय हो, आज से 10 वर्ष पूर्व या 15 वर्ष पूर्व, आज से पहले अगर आपको शिक्षा संस्थानों में एक शिक्षक के रूप में आना होता था तो उसके लिए आपकी पीएचडी अनिवार्य नहीं होती थी। लेकिन आज सरकार ने नीति बनाई है ना कि 2021 के बाद आपको कोई भी अगर शिक्षा संस्थान में अगर आप शिक्षाविद बनना चाहते हैं तो आपके पास पीएचडी अनिवार्य होनी चाहिए, और उसका जो एक तरह से अनाउंसमेंट है वह उन्होंने 4 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार तो समय काल परिस्थिति के अनुसार हर विषय में जो नीति है वो बदलती है, रूल्स बदलते हैं। ऐसे ही आज समय की मांग है, तो उस समय की मांग को बदलने के लिए, उस समय की मांग को ध्यान में रखते हुए इस बात को इस प्रकार से किया जा सकता है। तो जो उसको लागू, जो चाहता है सरकारी नौकरी में अप्लाई करना, तो उसके लिए उसे ये बात माननी पड़ेगी। कोई अगर चाहता है कि मुझे जो है इनकम टैक्स में रिबेट मिले, तो इस तरह की कई बातें आप अपनी जो नीति है जो उसको आप लागू करें, उसमें ये विषय ला सकते हैं कि आप जो है अगर आप कोई लोन लेते हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट है उसमें वेवर मिलेगा उसको, जो व्यक्ति है जिसके 2 बच्चे हैं। तो इस प्रकार से, या कोई अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो संसदीय चुनाव हो चाहे पंचायती चुनाव हो, तो आपके 2 बच्चे होने चाहिए। तो ये जो है इसमें जो है कहीं कोई विरोध का प्रावधान ही नहीं है, ये तो नीति जो है हर किसी को माननी पड़ेगी। तो लेकिन इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, ये है जो विषय है, इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। लगता है डिस्कनेक्ट हो गया, नेटवर्क की बड़ी समस्या चल रही है। तो कार्यक्रम में जिस भी माध्यम से जो भी बंधु जुड़े, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत में। और आज इतना सुंदर व्याख्यान, इतना मतलब सुंदर पाथे बौद्धिक इतने सुनने को मिला है, और कहीं ना कहीं जो भी कार्यक्रम में जुड़े होंगे मन से प्रफुल्लित भी हो रहे होंगे। और जहां तक रही मानने की बातें, तो धीरे धीरे सभी मान लेंगे, उस समय आएगा तो। ठीक है, और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रोफेसर जयप्रकाश दुबे जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। या धन्यवाद मनीष जी, और आपका प्रयास स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के तहत जो चल रहा है वो कितना सराहा जाए। आज के कार्यक्रम से मैं उसको जोड़ के देख रहा हूँ कि शायद पहली बार एक पब्लिक एकेडमिक फोरम पर किसी वक्ता ने इतनी मुखरित तरीके से एक ऐसी बात रखी है जिसको बात करने से लोग डरते थे, और इतना स्पष्टता से रखा है उन्होंने। गीता जी के स्टाइल का एक हिस्सा बन गया है कि वो अपनी बातों को तर्क के साथ और पूरी क्षमता के साथ ऐसा रखती हैं कि एक कन्विंसिंग आर्गुमेंट की तरह से बहता हुआ नजर आता है। बड़ी आसानी से उन्होंने कहा कि हमें इसमें कुछ फैसिलिटेशन की व्यवस्था करनी चाहिए, कुछ ऐसे इंसेंटिव्स करने चाहिए। और मुझे भी आज समझ में आ रहा है कि जैसे जो आदमी बैंक से लोन लेता है, अगर उस समय से पे करता है तो शायद उसको कुछ बैंक वाले भी इंसेंटिव देते हैं, दोबारा लोन भी आसानी से दे देते हैं। कई बार उसको कहते हैं कि तुम टॉप अप लोन भी ले लो, लेकिन जो डिफॉल्ट करता है उसको बहुत सारी पेनल्टीज लगा देते हैं। तो अभी एक ऐसी व्यवस्था तो बन ही सकती है जिसमें फैसिलिटेशन कुछ हो, कुछ इंसेंटिव हो जो नियम कानून को फॉलो करें। जैसे ट्रांसपोर्ट में, ट्रैफिक में हम नियम फॉलो करते हैं तो पेनल्टी नहीं पे करते हैं, जैसे ही वायलेट करते हैं तो पेनल्टी पे करते हैं। तो कुछ इस तरह की चीजें जरूर आ सकती हैं, और अगर ये समाज निर्णय लेगा कि कुछ चीजें हमें एक्सेप्टेबल है तो ये आसान है, ये संभव है। और इसको आपने बड़े स्पष्टता से रखा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने इस मुद्दे को बड़े मुखरित तरीके से रखा है, तर्कों के साथ रखा है। और ये जितने लोग 100-150 लोग जुड़े हैं, और बाकी बड़ी संख्या में लोग फेसबुक वगैरह के, यूट्यूब वगैरह से भी जुड़ते हैं,
तो वो सारे लोग इस पर एक चर्चा करेंगे। और ये चर्चा, जिस तरह से आलोक जी का प्रश्न था, उससे लग रहा है कि चिंता तो सबको है। जिस तरह का प्रश्न उन्होंने रखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा सेक्टोरल इसका दबाव पड़ जाए, कि एक समूह पर दबाव पड़े दूसरे समूह पर नहीं पड़े। लेकिन उसमें एक आंसर है कि ये उत्तरदायित्व तो हम सबका अगर बनता है तो इसमें सेक्टोरल रह नहीं जाएगा। सरकार अगर कोई पॉलिसी बनाएगी तो किसी जाति के आधार पर नहीं होगी, धर्म के आधार पर नहीं होगी, वो एक हॉरिजॉन्टल पॉलिसी होगी। और इस सरकार की एक विशेषता यही है कि यह सरकार जो भी व्यवस्था बना रही है हॉरिजॉन्टल बना रही है, तो पॉलिसी बड़ी हॉरिजॉन्टल होगी, कोई सेक्टोरल नहीं होगी, किसी के लिए नहीं होगी। तो जब हॉरिजॉन्टल पॉलिसी होगी तो उसमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। उसको फॉलो करने का ऑप्शन सभी के पास होगा। जो जितना बेहतर फॉलो करेगा उसको उतना फायदा होगा। और अल्टीमेटली फायदा किसको होना? पूरे देश को होना है। पूरा देश आज जिस तरीके से स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए कितना प्रयास करना पड़ा है, मतलब पिछले 7-8 महीनों में पूरी सरकार ने जिस तरीके से तकरीबन 70 साल के बैकलॉग को हेल्थ सुविधाओं में पूरा करने के लिए लोगों को नियम कानून के तहत छूट दे करके लोगों को प्रमोट किया गया कि आप आइए, जल्दी से ये बनाइए, वेंटिलेटर बनाइए, मास्क बनाइए। पहले कितने रेस्ट्रिक्शंस थे। तो अब हर वक्त आप इमरजेंसी फाइटिंग मोड में नहीं रह सकते हैं। हम आने वाले समय में अपने आप को फाइटिंग मोड में रखने के बजाय एक कंफर्टेबल जोन में रखें। इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण के कानून की आवश्यकता बनती है, जिसमें शिक्षा का योगदान बहुत रहेगा। शिक्षा, अवेयरनेस और व्यवस्थाएं जैसे एक सज्जन ने कहा कि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, पर आज की डेट में है। उसको हम निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सी फैसिलिटी किसको चाहिए, कब चाहिए। उसको कुछ मुफ्त में भी होंगी, कुछ पेड होंगी, लेकिन ये संभव है और सरकार सक्षम है, सरकार कर सकती है। गीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपको सुन करके हमेशा इट इज़ अ ट्रीट टू हियर यू। मतलब एक अच्छी बात ये है कि जो कोहेरेंस, जो पावर आप एक्सरसाइज करती हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। और आप इस मोमेंटम को बनाए रखिए। और मनीष जी, आप मौका देते हैं, इसके लिए चुन चुन के लोगों को लाते हैं। मुझे भी समय निकलता है तो मैं ज्वाइन कर लेता हूं। और आज का तो आदेश था इनका कि आप अपने कार्यक्रम को छोड़ के बीच में आइएगा। मैं जुड़ा हुआ तो था, मैं कान में तो लगा रखा था, लेकिन वहाँ भी सवाल पूछने पड़ते हैं तो थोड़ा सा उधर भी था। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं 5:30 बजे के आसपास उसको बंद कर दूंगा एंड आई विल ज्वाइन यू बैक। गीता जी, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत ही बेहतर। इससे अच्छा मैं क्या कहूँ, आपको मंत्रमुग्ध कर दिया आपने। वो धारा प्रवाह, आपकी शैली, आपका सब्जेक्ट पर कमांड, और जो भी सब्जेक्ट आप लेती हैं आप उसको अच्छे से निभाती हैं। थैंक यू वेरी मच जी। दिल्ली में बहुत ही अद्भुत व्याख्यान हुआ है और मैं कई बार सुना हूँ जनसंख्या नियंत्रण पे, लेकिन पहली बार ऐसा कुछ सुना हूँ कि जिसमें मतलब लाइव देख के मुझे अच्छा लगा है। और जितने भी लोग हैं सब लोगों ने कमेंट भी काफी लोगों ने किया है। भारत से कई जगह पे जगह के लोग जुड़े हुए हैं अपने कार्यक्रम में और काफी सारे लोगों ने देखा होगा। तो अभी समाप्त होने के बाद पता चलेगा। मुझे यकीन है कि 500-700-800 लोग देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को। 1000 भी शायद उसके ऊपर भी गया होगा, ये भी अभी बात पता चल जाएगा। तो रियली में आज बहुत ही सुंदर व्याख्यान हुआ है। और जब वैसे डॉक्टर गीता भट्ट जी का कार्यक्रम तय हुआ तो मुझे कई जगह से कॉल आया कि ऐसा है मतलब आप इतनी बड़ी वक्ता हैं और इतने आसानी से आप व्याख्यान क्या लिए आ गए। ये सभी पूरी टीम की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन है। और डॉक्टर जयप्रकाश दुबे जी, आपका स्नेह बस ऐसा ही मिलते रहे हम सभी लोगों को। बस आपका भी स्वागत और अभिनंदन है, धन्यवाद। हम आपके प्रयास के बड़े मुरीद हैं। आपका प्रयास बहुत अच्छा था। कौन सा ये सीरीज था? आज का कौन सा लेक्चर था? ये 60वां 60